नमस्कार एवरीवन। मैं भूपेंद्र दहिया आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल द फिजिक्स ट्यूटर पे एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। लेक्चर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। ये ईवीएस का टॉपिक है। सब्जेक्ट क्या है बच्चे? ईवीएस। ईवीएस में रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। डेट 1 मई 2020, पेज नंबर 1। चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोनेंट्स ऑफ 3R। बेसिकली एक 3R का एक सिस्टम चलता है जिसके अंदर 3Rs होते हैं। 3R से बनते हुए जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट है रिड्यूस, सेकंड इज रीयूज एंड थर्ड वन इज रिसाइकिल। यहाँ देखेंगे रिसाइकिलिंग मीन्स हमें जो 3Rs होते हैं उसमें से थर्ड जो उसका कंपोनेंट है उसको स्टडी करना है, दैट इज रिसाइकिलिंग। बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं रिड्यूस रीयूज को। रिड्यूस मीन्स क्या होता है? बेसिकली ये जो है वो रिसोर्सेज के लिए है। रिड्यूस मीन्स क्या होता है कि जो भी हम अपना यूज कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं, उसके यूज को एज मिनिमम एज पॉसिबल, जितना हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं उस रिसोर्स के यूज को, उतना हमें मिनिमाइज करना चाहिए। और अपनी जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उसके लिए उसे स्टोर करना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए। लाइक अगर बात करें तो हम कोल, पेट्रोलियम, बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटिंग अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई हमें इनका जो यूज़ है उसको रिड्यूस करना चाहिए जितना कम पॉसिबल हो सके, बिकॉज ये लिमिटेड अमाउंट में होता है। सेकेंड वन इज रीयूज। रीयूज मीन्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप यूज़ करें, आप उसको सिंगल टाइम यूज़ करने के बाद उसको अनयूज़ करके एंड देन उसको वेस्ट में डाल देते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रीयूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सेव होते हैं और हमारे कई तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक ये पेन आपके सामने रखा हुआ है बच्चे, इसके अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है रिफिल है। अब अगर ये पेन जो है वो यूज़ करने के बाद इसके रिफिल के अंदर से जो इंक है वो अगर ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ से मैं इसके अंदर अगर न्यू इंक इसके अंदर अगर डाल देता हूँ तो ये पेन फिर से क्या हो जाएगा? रीयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर से रीयूज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ इंक की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ इंक की हेल्प से आपका कंप्लीट जो पेन है वो आपके पास फिर से सेम उसी कंडीशन में अवेलेबल है। बट रीयूज से क्या होता है, कई बार आपका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो वो सब रीयूज अगर टॉपिक होगा कभी तो उस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स। चलिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिसाइकलिंग, पहले देख लेते हैं रिसाइकलिंग एक्चुअल में होता क्या है एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या है बच्चे? रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू मटेरियल। इनटू न्यू मटेरियल मींस ऐसा मटेरियल जिसको हमने वेस्ट कॉल कर दिया है और उसको हम कन्वर्ट कर दें किसके अंदर? न्यू मटेरियल के अंदर। दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। दैट इज Recycling can prevent the waste of potentially useful materials and reduce it. मीन्स रिसाइकलिंग से क्या होता है? कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल होता है उसको रिसाइकिल करके यूज करने का, तो उस मटेरियल को वेस्ट में जाने से बचा देता है। लाइक अगर ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने ये यूज कर लिया, आप इसको यूज कर चुके हो। अब आपने क्या किया? यूज कर चुके, तो ये किस में जाएगा? वेस्ट में। किस में जाएगा बच्चे? वेस्ट में। तो यहाँ पे वेस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। उसके कंपैरिजन में मैंने इसको क्या किया? रिसाइकिल। मैंने इसको क्या किया? मैंने इसको रिसाइकिल किया। तो क्या ये वेस्ट में जाएगा? नो, ये वेस्ट में नहीं जाएगा। इसको हम फिर से यूज करेंगे और इससे क्या होगा? वेस्ट हमारा क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। वही पॉइंट इसने बताया। नेक्स्ट क्या है? कंजप्शन ऑफ फ्रेश रो मटेरियल मीन्स इससे क्या होता है कि रिसाइकलिंग अगर हम मीन्स कर रहे हैं तो उससे कंजप्शन ऑफ फ्रेश रो मटेरियल जो होता है वो प्रिवेंट होता है। इस सबको हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे पेपर का। बच्चे आप सबको पता है कि पेपर को अगर मैं यूज करने के बाद डायरेक्ट वेस्ट में डाल देता हूँ तो नया पेपर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वुड की रिक्वायरमेंट होगी। तो उससे क्या होता है? डिफॉरेस्टाइजेशन होता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है? कंजप्शन ऑफ फ्रेश रो मटेरियल। रो मेटेरियल की कंजप्शन में क्या आ जाता है? डिक्रीमेंट आ जाता है। रिड्यूस एनर्जी यूजेस। अब हम आगे पढ़ेंगे कि रिसाइकलिंग जो प्रोसेस होता है उसके अंदर जितनी एनर्जी यूज होती है एज कम्पेयर टू फ्रेश मटेरियल बनाने में जो एनर्जी यूज होती है उसके कंपैरिजन में रिसाइकलिंग में काफ़ी लो अमाउंट में एनर्जी यूज होती है। दैट्स वाई एक तरीके से यहाँ से हम क्या कर लेंगे? एनर्जी को भी सेव कर लेंगे। उसके अलावा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। बिकॉज अगर वो वेस्ट में ही नहीं जाएगा, वेस्ट हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है उससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा, वाटर पोल्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज आल्सो कंसिडर्ड रिसाइकलिंग। ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चे समझने के लिए कि
हमने लास्ट जो यूनिट्स थी उसमें जब क्लास में लेक्चर्स लग रहे थे एट दैट टाइम हमने वहाँ पे पढ़ा था कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होता है, मीन्स बायोडिग्रेडेबल जो खाना वगैरह जो सीवेज में जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है उसको भी रिसाइकलिंग हम कंसिडर करते हैं। बायोडिग्रेडेबली जो वेस्ट कन्वर्ट हो जाता है तो उस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, रिसाइकलिंग बोलते हैं। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट रिसाइकलिंग ऑफ ए मटेरियल विल प्रोड्यूस फ्रेश सप्लाई ऑफ द सेम मटेरियल, मीन्स उसी मटेरियल के हमें क्या मिल जाती है, सेफ फ्रेश सप्लाई मिल जाती है उसी प्रोडक्ट को रिसाइकिल करके। एग्जाम्पल इसके अंदर ऑफिस पेपर, ग्लास बॉटल्स। ऑफिस के अंदर जो पेपर यूज करते हैं, यूज करने के बाद अगर उसे वेस्ट नहीं डालेंगे, उसको रिसाइकिल करेंगे तो हमें फिर से क्या हो जाता है, पेपर मिल जाता है। उसी तरीके से जो ग्लास बॉटल्स हैं, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम पेपर को बार बार रिसाइकिल करते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, बट ग्लास के केस में ऐसा नहीं है। ग्लास के केस में अभी हम पढ़ेंगे उसमें देखना, तो ग्लास 100% इनफाइनाइट टाइम्स तक रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। यहाँ हम क्या स्टडी कर रहे हैं बच्चे, यहाँ हम देख रहे हैं रिसाइकलिंग। अभी तो हमने देखा कि पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है, बोतल को रिसाइकिल किया जा सकता है, बट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एग्जांपल क्या है, जैसे मैं अगर आपको बोलूं बैटरी, जो हम बैटरियां जो घर में यूज करते हैं, जो इन्वर्टर के अंदर बैटरियां यूज होती हैं, जो गाड़ियों में बैटरियां यूज होती हैं, तो बच्चे वो जो बैटरी होती है वैसे तो प्लास्टिक से बनी हुई होती है, लेकिन आपको पता है उनके अंदर लेड वगैरह भी इंसर्टेड होते हैं। तो ये कंप्लीटली जब इसको आप यूज कर चुके हो तो ये आपके पास क्या है बच्चे, वेस्ट। अब आपने क्या किया, इस कंप्लीट को रिसाइकिल करने की बजाय इसके अंदर जो लेड थी उनको आपने निकाल के और उसको रिसाइकिल किया, उसको रीयूज किया, रिसाइकिल करके उसको दोबारा फिर से क्या किया बच्चे, यूज किया। तो ये एक तरीके से क्या होता है बच्चे, रिसाइकलिंग होती है कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की, जो फर्स्ट टाइप है। जैसे ड्यू टू देयर इंट्रेंसिक वैल्यू, मीन्स उसके अंदर जो पार्ट है, कोई ऐसा पार्ट है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने घरों में देखा होगा जो फैन वगैरह होते हैं, जो पंखे होते हैं, जो रूफ फैन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, कॉपर की वायर होती है। फैन की जब हम उसको वेस्ट में डालते हैं तो कॉपर की वायर को अलग से निकाल के उसको वेस्ट में डाला जाता है, ताकि कॉपर की वायर को अगेन रीयूज किया जा सके, क्योंकि उसकी कॉस्ट क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चे। दैट्स वाई कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कंप्लीट को रिसाइकिल ना करके उसके कुछ पार्ट्स को भी रिसाइकिल किया जाता है, जो कि वैल्यूएबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ड्यू टू देयर हेटेरोजेनियस नेचर। इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है, कोई पार्ट पार्ट जो होता है वो इतना कॉम्प्लेक्स कंप्लीट प्रोडक्ट का इतना कॉस्टली नहीं होता, बट वो हेटेरोजेनियस टू द नेचर होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको रिसाइकिल ही करेंगे। लाइक मरकरी है थर्मोमीटर के अंदर, थर्मोमीटर वैसे तो ग्लास का बना हुआ होता है, तो ग्लास को तो हम रीयूज करें ना करें, रिसाइकिल करें ना करें, बट जो मरकरी है उसको हम दोबारा फिर से रिसाइकिल करके यूज करते हैं, क्योंकि वो हेटेरोजेनियस टू द नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीट आपका क्या था, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। अब रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल के बाद हम काफ़ी सारे मटेरियल्स पढ़ेंगे जिनको रिसाइकिल करके हमें क्या करना है, रीयूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है, रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास, रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास। देखो, अब ग्लास में होता क्या है, जो ग्लास होता है, अगर इसकी हम एक डेफिनेशन की बात करें तो ये इसकी एक डेफिनेशन है, और उसके अलावा यू कैन से कि ये जो लिखा हुआ है ये भी एक इसकी डेफिनेशन है। ठीक है बच्चे, तो एक बार इसको देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखो, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड इनफाइनाइटली, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एज इट्स स्ट्रक्चर डज नॉट डिट्रॉइट व्हेन रीप्रोसेस। ठीक है, रीप्रोसेस जब करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आता, दैट्स वाई उसको इनफाइनाइट टाइम तक हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, ग्लास इज ए हार्ड brittle amorphous sustain composed of sand mixed with various metal oxides, metalloids, and very high temperature, and then cooled to a rigid conditions without crystallization. The product is glass. ठीक है, तो ये एक बार देख लें इसकी डेफिनेशन। उसके अलावा इसकी एक अगर बात की जाए, एक सिंपल सी डेफिनेशन थी, तो ग्लास इज ए क्रिस्टलाइन सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास इज ए क्रिस्टलाइन सुपर कूल्ड लिक्विड। उसके अलावा टेक्निकली ग्लास इज एन इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन। ग्लास इज ए इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन। अब बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है रिसाइकलिंग का। देखो, सिंपल सा प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, इनिशियली जो ग्लास है ना,
जो ग्लास आपने यूज़ कर लिया है उसको हम कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने का मतलब आपके घर में कोई बोतल वगैरह है उसको क्या करता है, कूड़े वाला लेके जाता है, तो वो क्या करता है, जैसे अभी गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग किया जाता है, तो सूखे कूड़े के अंदर आप वो बोतल डालेंगे। अब वहाँ क्या करेगा, उस बोतल को वो ग्लास के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उन सब में अलग कर लेगा, ठीक है। एंड देन उनमें से क्या करेगा, सेपरेशन। अब उसमें सेपरेशन में क्या करेगा, डिफरेंट कलर्स की जो बोटल्स होंगी, डिफरेंट जो कलर्स की जो डिफरेंट डिफरेंट बोटल्स होंगी, उनको वो क्या करेगा, अलग अलग सेपरेट करेगा, ठीक है। एंड देन उसको क्या करेंगे, क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग करने के बाद क्या होगा, मेल्टिंग। मेल्टिंग करेंगे हाई टेम्परेचर पे, एंड देन उसको क्या करेंगे, मोल्डिंग। एंड देन उसके बाद उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले कलेक्शन हो गया। कलेक्शन सबको समझ आ गया होगा, जितना भी वेस्ट है उसको कलेक्ट किया, जितना भी ग्लास का वेस्ट है उसके अंदर से सेपरेशन किया, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लास के प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज करके उनको अलग अलग किया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को भी अलग अलग करना पड़ता है। एंड देन उसको क्रशिंग। क्रशिंग इंपॉर्टेंट है। क्रशिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, जो सरफेस एरिया होता है, क्या बच्चे, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जो होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर जाता है तो जब उसको हीट देते हैं तो मेल्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, फास्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमेशा आपने देखा होगा, जब भी प्लास्टिक को या फिर किसी अनदर मटेरियल को जो जिसको हीट देनी होती है, मेल्ट करना होता है रिसाइकिल करने के लिए, उसको हमेशा क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है, ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से, जिससे मेल्टिंग प्रोसेस क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उसके बाद मोल्डिंग। मोल्डिंग में क्या होता है कि एक ऐसी शेप होती है जिस शेप का आपको प्रोडक्ट चाहिए। अब उस शेप वाले उसमें मोल्ड में आप क्या करते हो, जो मोल्टन मेटल है उसको डाल देते हैं, एंड देन वो आपका क्या बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास। रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास में क्या है कि ये 100% इनफाइनाइट टाइम्स रिसाइकलेबल है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट ये चार और करने, टोटल पांच हो जाएंगे। रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम, नेक्स्ट रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर, रिसाइकलिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, एंड देन टिम्बर। अब इसमें अगर देखा जाए तो जो आयरन है ना, वो जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिसाइकलेबल मेटल है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा रिसाइकलेबल है। और उसके बाद थर्ड पे कॉपर। और जो टिम्बर जो होता है वो तो आपको पता ही है, जो घरों में जो लकड़ी यूज़ की जाती है, दैट्स कॉल्ड टिम्बर। अब इसको डिटेल में एक अच्छे से इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमने रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास किया था, सेकंड आता है रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग में क्या है, एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली रिसाइकलेबल मटेरियल है। अब इसमें होता क्या है कि बच्चे इस चीज़ को एक अच्छे से समझे, एल्यूमिनियम को हम रिसाइकिल करते हैं, उससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसको किस तरीके से किया जाता है, वो सब देखें यहाँ पे, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट वे है। एंड दिस प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन द मेटल, एंड हैंस एल्यूमिनियम कैन बी रिसाइकल्ड इंडेफिनेटली। मीन्स इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है किसके अंदर, मेटल के अंदर। तो इस वजह से एल्यूमिनियम का जो स्ट्रक्चर होता है केमिकल, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, तो इसको क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल बार बार किया जा सकता है। उसके अलावा एक और पॉइंट है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैंने अभी भी बताया था कि एनर्जी कंजप्शन रिड्यूस हो जाता है। 95% ऑफ द एनर्जी कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाती है, रिसाइकलिंग में डिक्रीज हो जाती है। मतलब क्या, कि अगर आप फ्रेश एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करते हैं, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो अगर 100 रुपीज़ आ रही है, तो अगर रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम आप क्रिएट करेंगे, पुराना जो एल्यूमिनियम है जो वेस्ट हो गया है उसको रिसाइकिल करेंगे, तो उसमें जो कॉस्ट आएगी वो आपकी 5 रुपीज़ आएगी। कितनी आएगी बच्चे, 5 रुपीज़। मीन्स 95% क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज रिसाइकलिंग के टाइम पे जो आपका टेम्परेचर होता है वो अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस आप अगर लेके आते हैं तो वो सफिशियंट होता है। बट अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, फ्रेश एल्यूमिनियम बनाने की, तो उसके अंदर उसको जब उसके ओर से जो उसकी कोर धातु जो होती है वहां से जब उसको निकालना होता है, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है। डिफरेंस देख रहे हैं आप, 600 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है रिसाइकलिंग में, 900 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होता है फ्रेश एल्यूमिनियम क्रिएट करने में और से, ठीक है। दैट्स वाई 95% एनर्जी की कॉस्ट क्या हो जाती है बच्चे, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर। अब एल्यूमिनियम की तरह कॉपर भी 100% रिसाइकलेबल है। 100% क्या है बच्चे, रिसाइकलेबल है। और ये थर्ड मोस्ट रिसाइकलेबल मेटल है, थर्ड मोस्ट रिसाइकलेबल मेटल है आफ्टर आयरन एंड एल्यूमिनियम बाय वॉल्यूम।
ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ आयरन एंड स्टील। अब ये भी क्या है 100%, इसको भी हम रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट रिसाइकलेबल मटेरियल, सबसे ज़्यादा रिसाइकल किसको किया जाता है, आयरन को, और उसी तरीके से स्टील को भी। अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे स्टील कैन बी रिसाइकल रिपीटेडली 42% ऑफ क्रूड स्टील प्रोड्यूस्ड इज रिसाइकल स्टील। मीन्स इसके अंदर ये क्या कह रहा है, यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि जो टोटल स्टील हम यूज करते हैं ना, उसमें से अबाउट 42%, जो टोटल स्टील अगर हम यूज करते हैं, इन केस अगर हम 100 टन जो है वो स्टील यूज कर रहे हैं एक दिन में वर्ल्ड वाइड, या फिर यू कैन से इन इंडिया, तो अगर 100 टन हम यूज कर रहे हैं, तो उस 100 टन में से 42 टन जो स्टील है वो सॉरी 42 जो टन स्टील है वो स्टील है जो हमने रिसाइकिल करके क्रिएट की, ठीक है। रिसाइकिल की हुई स्टील है वो 42 है, और रिमेनिंग जो 58 टन जो है वो स्टील है जो दोबारा से जो इनिशियली जो बनाई गई है उसके और मैटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसाइकलिंग ऑफ टिम्बर। अब रिसाइकलिंग ऑफ टिम्बर में क्या है कि टिम्बर ये जो है वो कॉस्ट ज़्यादा बाकी किसी चीज़ को नहीं देखता, ये इसमें क्या है रिसाइकलिंग ऑफ टिम्बर में कि इसकी एक इमेज बनी हुई है। क्या इमेज बनी हुई है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट की इमेज बनी हुई है। क्योंकि टिम्बर क्या है, जो घरों में लकड़ी वगैरह जो यूज होती है वो इसमें आती है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हम उसको रीयूज करेंगे तो उससे डिफोरेस्टाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो फॉरेस्ट बचते हैं, और ये एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस कॉल किया जाता है रिसाइकलिंग ऑफ टिम्बर। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारी सब्सिडीज और काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो होते हैं वो रिसाइकलिंग प्लांट को देती है। तो ये सब हमने स्टडी किया। सबसे पहले हमने स्टडी किया था रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास, देन हमने स्टडी किया था रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम, देन रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर, देन रिसाइकलिंग ऑफ आयरन एंड स्टील, एंड लास्ट वन इज रिसाइकलिंग ऑफ टिम्बर। अब हम बात करेंगे बच्चे एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग के जो एडवांटेजेस हैं यहाँ पे जो दिए हुए टोटल 7 दिए हुए, यहाँ पे आपको अभी 5 दिखाई दे रहे हैं, 2 बाद में। देखो सबसे पहले क्या है रिसाइकलिंग ऑफ, सबसे पहले एडवांटेजेस है रिसाइकलिंग मिनिमाइजेस पोल्यूशन। रिसाइकलिंग से क्या होता है, पोल्यूशन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। पोल्यूशन क्या होता है बच्चे, मिनिमाइज हो जाता है। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था कि इससे हीट की कंजप्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और उससे पोल्यूशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। सेकंड क्या है, रिसाइकलिंग प्रोटेक्ट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज इसके अंदर क्या होगा, जैसे अगर हम पेपर की बात की थी, हमने किसकी बात की थी, पेपर की। पेपर को अगर हम रिसाइकिल कर रहे हैं, पेपर को अगर हम रिसाइकिल कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स हम जो फॉरेस्ट है उसके डिफोरेस्टाइजेशन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। डिफोरेस्टाइजेशन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। वो क्या करेगा, एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। और सेम सेकंड थिंग, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को रिसाइकिल नहीं करेंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, वेस्ट। अब अगर वो वेस्ट क्रिएट करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा। अगर उस वेस्ट क्रिएट ना करके हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं तो वो क्या करेगा, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। थर्ड वन इज रिसाइकलिंग मिनिमाइजेस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को क्या करता है बच्चे, मिनिमाइज करता है। क्योंकि जब भी हम किसी वेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक में मैंने ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो वेस्ट को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं, बर्न करते हैं, तो वहाँ से गैसेज निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करती है। तो रिसाइकलिंग क्या करता है, मिनिमाइज करता है ग्लोबल वार्मिंग को। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसाइकलिंग कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग क्या करता है, कंजर्व करता है किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को। क्योंकि रिसाइकलिंग अगर हम बार बार करेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होंगे, ऑब्वियसली बात है सेफ रहेंगे, उनका जो कंजप्शन है वो डिक्रीज होगा। क्योंकि हम अभी हमने देखा था कि जितनी हम स्टील यूज़ करते हैं उसका अबाउट 45% हम रिसाइकिल करके यूज़ करते हैं। तो सेम वे है, अगर हमें एक दिन में 100 टन अगर स्टील चाहिए थी तो हम नेचर से सिर्फ और सिर्फ 58 ले रहे हैं। उसी तरीके से बाकी जो रिसोर्सेज हैं आप उनको भी ले सकते हैं, लाइक पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड ऑल। नेक्स्ट हमारे पास आता है
रिसाइकलिंग कट्स डाउन अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल साइट। ये क्या है लैंडफिल साइट? आपको याद हो बच्चे, मैंने एक क्लास में आपको बताया था लैंडफिलिंग क्या होती है। वेस्ट से प्लास्टिक वगैरह को लैंड में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मिट्टी कचरा वगैरह डाला जाता है, जिससे लैंड फिलिंग की जाती है। एंड देन वो जो वेस्ट था उसको एक तरीके से यूज में लाया जाता है। तो रिसाइकलिंग क्या कर देती है, कट डाउन कर देती है अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग के अपने डिसएडवांटेजेस थे, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो उन डिसएडवांटेजेस ना हो उसके लिए क्या करता है रिसाइकलिंग, कट डाउन कर देती है, मीन्स डिक्रीज कर देती है लैंड फिलिंग साइट्स को जो वेस्ट से बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाँ दिखाई दे रहे होंगे बच्चे, रिसाइकलिंग कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएशन ऑफ जॉब। ये काफी अच्छा पॉइंट है। ये कैसे है? रिसाइकलिंग जो होती है वो क्या करती है, क्रिएट्स करती है किसमें, जॉब, जॉब क्रिएट करते हैं। रिसाइकलिंग बेसिकली बच्चे ज़्यादा नहीं किया जाता, उसके पीछे एक लॉजिक क्या है, वो ये है कि रिसाइकलिंग के अंदर हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निक्स नहीं है, और सेकंड रिसाइकलिंग के अंदर जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू फ्रेश मेटेरियल प्रोड्यूस करने के काफ़ी सारे केसेस में, काफ़ी सारे मेटेरियल के केसेस में। सो दैट्स वाई रिसाइकलिंग कम की जाती है। तो रिसाइकलिंग कंट्रीब्यूट्स टू क्रिएट द जॉब। अब ये क्या है, रिसाइकलिंग जो होती है उसके लिए हमें अलग से प्लांट लगाना पड़ेगा, अलग से प्लांट लगाएंगे तो वो क्या करेंगे बच्चे, वैसी बात है जॉब को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, हमें नई नई टेक्निक्स बनानी होंगी, तो उसके लिए जॉब्स जो होंगी वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, रिसाइकलिंग रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। रिसाइकलिंग क्या करता है, एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस कर देता है। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट पॉइंट, हाई अपफ्रंट कैपिटल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो रिसाइकलिंग प्लांट होते हैं ना, उनको स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, हाई कॉस्ट होती है। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है रिसाइकलिंग प्लांट में। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, रिसाइकलिंग साइट्स आर ऑलवेज अनहाइजेनिक, अनसेफ एंड अगली। मीन्स ये जो रिसाइकलिंग साइट्स होती हैं वो मोस्ट ऑफ द 90% अगर हम देखें तो वो अनहाइजेनिक ही होती हैं, अनसेफ ही होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, क्रशिंग, बर्निंग, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर चलते हैं, और कोई मटेरियल है जिसको रिसाइकिल किया जा रहा है मीन्स वो वेस्ट की फॉर्म में होता है, तो वो अनहाइजेनिक में ही आते हैं। थर्ड वन क्या आता है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिसाइकलिंग वेस्ट मे नॉट बी ड्यूरेबल। ये क्या है कि कई बार क्या होता है कि अगर हम ग्लास को छोड़ दें या फिर अगर हम पेपर की बात करें, जो पेपर होता है उसकी बात करें, जितना हम इसको रिसाइकिल करेंगे, जितना हम इसको रिसाइकलिंग करेंगे, उतनी इसकी क्वालिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उतनी इसकी क्वालिटी क्या हो जाती है बच्चे, डिक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, मे नॉट ड्यूरेबल मीन्स वो क्वालिटी उसकी क्या कई बार क्या होती है, उतनी नहीं हो पाते जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है। फोर्थ वन क्या है, रिसाइकलिंग इज नॉट वाइड स्प्रेड ऑन लार्ज स्केल। मीन्स मैंने अभी भी बोला रिसाइकलिंग जो है एट प्रेजेंट इसकी बहुत अच्छी टेक्निक्स नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर खर्च आता है। तो ये वाइड स्प्रेड नहीं है, मीन्स लार्ज स्केल में रिसाइकलिंग प्लांट्स नहीं है, बहुत कम रिसाइकलिंग प्लांट्स आपको मिलेंगे कहीं कहीं पे। तो ये सारे इसके क्या थे बच्चे, डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड वर्क हार्ड एंड एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।